क्रीमिया के एक छोटे शहर कोर्सन के एयरपोर्ट पर चार्टर जेट तैयारे से उतरकर इमरान अपने साथियों समेत जरूरी चेकिंग के बाद बाहर आया तो वहां मौजूद टैक्सी ड्राइवर एक गिरोह की सूरत में उनके गिर्द इकट्ठे हो गए और फिर थोड़ी सी जरा के बाद इमरान ने 2 टैक्सियां हायर कर ली। इमरान के साथ जोलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर थे और वो सब अपने असल हुलियों में थे। जोलिया एक टैक्सी की फ्रंट सीट पर बैठ गई जबकि इमरान और सफदर अकबी सीट पर थे। दूसरी टैक्सी की फ्रंट सीट पर तनवीर और अकबी सीट पर कैप्टन शकील अकेला बैठा हुआ था। दोनों टैक्सियां तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगीं। ये तो काफी बड़ा शहर मालूम हो रहा है, जोलिया ने हैरत से इधर उधर मौजूद इमारतों और सड़क पर दौड़ती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे ख्याल में पाक एशिया के बारे में भी लोगों का यही तस्वुर होता है जो तुम्हारा इस शहर के बारे में है। अकबी सीट पर बैठे हुए इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं इमरान साहब? साथ बैठे हुए सफदर ने पूछा। हाँ, कई बार पहले आ चुका हूँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि आपके अलावा और कोई मेंबर पहले यहाँ नहीं आया है, उसी लिए हमें ये शहर नया नया सा मालूम हो रहा है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यहाँ मैं या तो अकेला ही आया हूँ या फिर मेरे साथ जोसेफ और जवाना होते थे। एक बार टाइगर भी यहाँ आ चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी? आपने तो कहा था कि हम डायरेक्ट वेलिंगटन पहुंचेंगे, फिर आपने वेलिंगटन की बजाय क्रीमिया का ये शहर क्यों चुन लिया? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ जो हमें डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात मुहैया कर सकता था। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर मुझे चीफ ने कॉल करके बताया कि दारुल हुकूमत में मौजूद उस क्लब को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है, जहां मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना था, इमरान ने कहा। आपका मतलब है हाक क्लब जिसका टार्जन मालिक था, सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। ओह, तुम तो बता रहे थे कि हम उस टार्जन के जरिए ही डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं, जिसके चीफ कर्नल रिचर्डसन के पास एंटी मिसाइल फार्मूला मौजूद है। अब अगर टार्जन हलाक हो चुका है तो फिर हम डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचेंगे? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है अब यहाँ धक्के ही खाने पड़ेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, जोलिया ने हैरान होकर कहा। टार्जन की हलाकत के बाद मैंने तो चीफ से कहा था कि वो इस मिशन को ड्रॉप कर दे। मेरे हालात खराब हैं, मैं इतना बड़ा ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अगर वो मेरे हालात जानता होता तो मुझे उतनी रकम दे देता कि मैं आगा सुलेमान पाशा के तमाम कर्जे उतार कर इत्मीनान से पैर पसारे अपने फ्लैट में पड़ा सो रहा होता। लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया है कि मैं यहाँ आकर हर सूरत में डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर तलाश करूँ और फिर वहाँ घुसकर कर्नल रिचर्डसन को गिरफ्त में लाऊं और उसके हल्क में हाथ डालकर एंटी मिसाइल फार्मूला निकलवा लूं। टार्जन जिंदा होता तो उसका मुआवजा उसे देता और उसकी मदद से ये काम आसानी से कर लेता। लेकिन अब जाहिर है धक्के ही खाने पड़ेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और जोलिया और सफदर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। तुम हो ही इसी काबिल कि इस तरह धक्के खाते फिरो, इस बार जोलिया ने हंसते हुए कहा। बस इतनी मेहरबानी कर देता है तुम्हारा चीफ कि तुम लोगों को भी साथ भेज देता है ताकि मैं अकेला न धक्के खाता फिरूं बल्कि बाजमात धक्के खाऊं,
इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और जोलिया और सफदर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। कितना मुआवजा मांगा था उस टार्जसन ने आपसे? सफदर ने पूछा। ये ना पूछो। अगर जोलिया ने सुन लिया तो उसने मुझे गोली मार देनी है, इमरान ने कहा। तो सफदर और जोलिया बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? टार्जसन के मुआवजे से मेरा क्या ताल्लुक? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बेहतर होगा कि अभी इस बात पर पर्दा ही पड़ा रहने दो। वक्त आने पर मैं बता दूंगा कि टार्जसन इस सिलसिले में हमारी मदद करने के लिए मुझसे क्या मुआवजा मांग रहा था, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे बताओ, अभी बताओ, जोलिया ने तेज लहजे में कहा। क्या बताऊं? इमरान ने मासूमियत से पूछा। यही कि ये टार्जसन हमारे डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात मुहैया करने के लिए तुमसे क्या मुआवजा मांग रहा था। बोलो, जल्दी बोलो, वरना, जोलिया ने तेज लहजे में कहा। वरना क्या? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, समझे तुम? बताओ जल्दी, बोलो, क्या मुआवजा मांगा था उसने? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम मेरे साथ उसके क्लब में जाकर उससे मिल चुकी हो और तुम जानती हो कि तुमको देखते ही वो तुम पर फरिश्ता हो गया था और तुम्हें देखते हुए पलकें तक झपकाना भूल गया था, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने बेख्तियार होंठ खींच लिए, जबकि सफदर हैरत से इन दोनों की तरफ देख रहा था, जैसे वो उनकी बातें ना समझ पा रहा हो। है, तो जो मैं सोच रही हूँ वो सच है, जोलिया ने गुर्राते हुए कहा। अब मैं तुम्हारे दिमाग में तो झांक कर नहीं देख सकता, इसलिए मैं भला क्या कह सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही थी। सोच के समुंदर में डुबकी लगाकर बातों के मोती तलाश करना कैप्टन शकील का काम है और उसे सिर्फ मेरे ही दिमाग में झांकना आता है, किसी और के नहीं, इमरान ने मुंह बनाकर कहा और दाएं बाएं देखने लगा। इमरान, मेरी तरफ देखो, जोलिया गुर्राई। देखे बगैर कह सकता हूँ कि तुम बेहद हसीन लग रही हो, इमरान ने कहा। है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझे तुम? जोलिया ने उसी तरह गुर्राते हुए कहा। तो जब तुम्हारा मूड मजाक के लिए ऑन होगा तो बता देना, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। तो जोलिया ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। उस टार्जसन ने तुम्हारी मदद करने के लिए यही कहा था ना कि तुम मुझे अपने साथ लेकर आना, जोलिया ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। और तुमने उसकी बात मान ली थी, जोलिया ने गुर्राते हुए कहा। उसने जब तुम्हारा जिक्र किया तो मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन मैं खून के घूंट भर कर रह गया, क्योंकि वो मेरे हाथों की गिरफ्त से काफी दूर था। मैंने सोचा कि यहाँ आकर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और फिर उससे हेडक्वार्टर का पता मालूम करूंगा और फिर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सारी बात इमरान ने मुस्कुराते हुए कही तो जोलिया के चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा कदरे कम हो गया। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि वो मेरे यहाँ आने से पहले ही हलाक हो गया है, वरना मैं वाकई उसे जिंदा दफन कर देती, जोलिया ने होंठ काटते हुए कहा। अब वो हलाक हो गया है, इसलिए छोड़ें इस बात को। आप बताएं इमरान साहब, ये जारटू क्या कोई निवाही इलाका है? सफदर ने पूछा। नहीं, कोरसन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक खासा बड़ा शहर है, इमरान ने जवाब दिया। तो जोलिया और सफदर दोनों चौंक पड़े। ओह, इसीलिए टैक्सी वाले खासी लंबी रकम तलब कर रहे थे, सफदर ने कहा। वो चौंके पाके एशियाई जबान में बातें कर रहे थे, इसलिए ड्राइवर खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तसुरात ना थे। यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं होती, बस
जहां जिसका दाव लग जाए समझ लो कि यहाँ का सिस्टम भी पाकेशिया के सिस्टम जैसा ही है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर भी मुस्कुरा दिया। क्या जारटू में कोई खास काम है? सफदर ने कहा। सुना है वहां एक बहुत मशहूर निकाह खान रहता है। मैंने सोचा कि चलो उससे ही मिल लिया जाए ताकि जोलिया और साहले दोनों का निकाह करा दिया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। मिस जोलिया का निकाह कराने के लिए किसी निकाह खान के पास जाने की क्या जरूरत है, क्यों मिस जोलिया? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी तो आदत है बकवास करने की, जोलिया ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। अरे तो क्या बगैर निकाह ही मुझे जोलिया को हसरत भरी निगाहों से तकते रहना होगा? लेकिन कब तक? और बेचारा सफदर? इमरान ने कहा तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। बेचारा? क्या मतलब? मैं क्यों बेचारा बन गया इमरान साहब? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी बेचारे बने तो नहीं, लेकिन बहरहाल इस बारे में संजीदगी से गौर शुरू हो चुका है। इमरान ने तरक्की बेतरक्की जवाब दिया और टैक्सी बेख्तियार कैको से गूंज उठी। साहब, जारटू आने वाला है। आपने किसी खास जगह जाना है? अचानक ड्राइवर ने उनसे मुखातिब होकर कहा। तो वो तीनों चौंक पड़े, क्योंकि बातों में वाकई उन्हें सफर गुजरने का एहसास तक न हुआ था। ओह ठीक है, जारटू में डॉक्टर रोनाल्ड रहते हैं। हम उनके पास मेहमान हैं, इमरान ने जवाब दिया तो टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। तुमने जिस तरह डॉक्टर रोनाल्ड का नाम सुनकर सर हिलाया है, उससे लगता है कि तुम उन्हें जानते हो और उनकी रिहाइश गाह का भी तुम्हें इल्म है, इमरान ने कहा। ओह नहीं, ऐसी बात नहीं है, ड्राइवर ने कहा। तो फिर कैसे ले जाओगे हमें डॉक्टर रोनाल्ड के पास? इमरान ने कहा। आसानी से मालूम हो जाएगा जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन कैसे? इमरान ने कहा। क्योंकि जारटू इतना बड़ा शहर नहीं है, ड्राइवर ने जवाब दिया। और फिर वाकई थोड़ी देर बाद वो एक शहर की हदूद में दाखिल हो गए। खासा खूबसूरत और मॉडर्न शहर था। एक शॉप के सामने जाकर ड्राइवर ने कार रोकी और नीचे उतरकर वो शॉप के अंदर दाखिल हो गया। उनके पीछे ही दूसरी टैक्सी भी रुक गई। कौन है ये डॉक्टर रोनाल्ड? जोलिया ने हैरान होकर पूछा। बताया तो है कि मशहूर और मारूफ निकाह खान है, इमरान ने जवाब दिया तो जोलिया बेख्तियार होंठ खींच लिए। वो समझ गई थी कि इमरान बताना नहीं चाहता, और इतना तो उसे भी अच्छी तरह मालूम था कि जब इमरान बताना ना चाहे तो उससे कुछ मालूम करना अपने ब्लड प्रेशर को हाई करने के मुतरादिफ था। इसलिए वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद टैक्सी ड्राइवर वापस आकर सीट पर बैठ गया और उसने कार आगे बढ़ा दी और उसके साथ ही दूसरी टैक्सी भी चल पड़ी। पता चल गया है? इमरान ने पूछा। जी हाँ साहब, वो जनूबी हिस्से में रहते हैं, ड्राइवर ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद टैक्सी एक रहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई। यहाँ कदीम तर्ज की इमारतों की तादाद ज्यादा थी, जिससे जाहिर होता था कि ये कॉलोनी खासे तवील अरसे से आबाद है। एक कोठी के बड़े गेट के सामने ले जाकर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। दूसरी टैक्सी भी रुक गई। गेट पर डॉक्टर रोनाल्ड के नाम की प्लेट मौजूद थी और इमरान सर हिलाता हुआ नीचे उतर आया। इमरान के साथ ही जोलिया, सफदर और दूसरी टैक्सी से तनवीर और कैप्टन शकील भी नीचे उतर आए थे। इमरान ने सफदर को किराया की अदायगी का इशारा किया और खुद वो गेट की साइड दीवार पर मौजूद कॉल बेल के बटन की तरफ बढ़ गया।
उसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया तो थोड़ी देर बाद साइड गेट खुला और एक बूढ़ा मकामी आदमी बाहर आ गया। उसके लिबास से मालूम हो रहा था कि वो मुलाजिम है। दोनों टैक्सी कारें उस वक्त बैक होकर वापस जा रही थीं। उस मकामी आदमी ने जब इमरान और उसके साथियों को देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। जी फरमाइए, मुलाजिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर रोनाल्ड साहब से कहो कि पाक एशिया से इज्जत माब जनाब प्रिंस ऑफ डंप आपने दरबारियों समेत उनके मेहमान बनने बजाते खुद उनके दरवाजे पर हाजिर हैं। इमरान ने कहा तो मुलाजिम के चेहरे पर और ज्यादा हैरत के तसरात ऊपर आए। पाक एशिया क्या मतलब? ये कहाँ वाक़या है जनाब? मुलाजिम ने शायद जिंदगी में पहली बार पाक एशिया का नाम सुना था। कभी जिन्नों, देवों और परियों का सुना है तुमने? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। जज जज जिन देव, जी हाँ, मम मगर, मुलाजिम ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। वो पुराना दौर था, अब जदीद दौर में हर चीज सुकड़ गई है, इसलिए अब जिन और देव भी हमारे जैसे हो गए हैं और परियां इस खातून जैसी। बहरहाल परिस्तान और कोई काफ में जहाँ जिन्नात, देव और परियां रहते हैं, समझ लें हम वहीं से आए हैं। और जदीद दौर में कोई काफ का नाम बदलकर पाक एशिया हो गया है। इमरान ने जवाब दिया तो मुलाजिम इस बार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओह ठीक है, आप अंदर आ जाएं, मैं डॉक्टर साहब को मुतला करता हूँ। मुलाजिम ने एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे उसके साथी भी अंदर दाखिल हो गए। ये औसत दर्जे की कोठी थी, लेकिन कोठी का लान रंग बिरंगे और खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। मुलाजिम ने फाटक बंद किया और फिर वो उन्हें एक ड्राइंग रूम में ले आया। ड्राइंग रूम में भी पुराना फर्नीचर मौजूद था, लेकिन सफाई का मेयार बेहद अच्छा था। आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और मोटे जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सूट था जिसका कपड़ा खासा कीमती था। मेरा नाम रोनाल्ड है, डॉक्टर रोनाल्ड, उन साहब ने अंदर दाखिल होते ही कहा। मुझे प्रिंस ऑफ डंप कहते हैं और ये मेरे साथी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ा दिया। ओह ओह, तो तुम हो प्रिंस ऑफ डंप? लेकिन बहरहाल ठीक है, अगर तुम कहते हो तो फिर मुझे तसल्ली करना ही पड़े, डॉक्टर रोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या तस्लीम किया है आपने, प्रिंस को या रियासत डंप को? इमरान ने कहा तो डॉक्टर रोनाल्ड बेख्तियार हंस पड़े। सच पूछो तो लॉर्ड अलेक्जेंडर ने प्रिंस ऑफ डंप के मुतालिक जो कुछ बताया था उससे तो मैं यही समझा था कि प्रिंस ऑफ डंप कोई इंतहाई भयानक और खौफनाक टाइप का इंसान होगा, जिसे देखकर बड़े बड़े एजेंटों की रूह कांप उठती होगी। लेकिन तुम्हें देखकर तो जी चाहता है कि तुम्हारे साथ पंग पांग भी खेला जाए, तो तुम उसमें भी थक कर जल्द हार मान जाओ, डॉक्टर रोनाल्ड ने जवाब दिया और उसके इस खूबसूरत जवाब पर इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने वाकई डॉक्टर रोनाल्ड की इस खूबसूरत बात का लुत्फ लिया था, जबकि इमरान के साथी भी बेख्तियार हंस पड़े थे। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मुलाजिम एक ट्राली धकेलता हुआ अंदर आया। ट्राली पर मशरूब के गिलास ढके हुए रखे थे। मुलाजिम ने एक एक गिलास उठाकर सबके सामने रखा और फिर ट्राली धकेलता हुआ वापस ले गया। ये मशरूब ले लें, डॉक्टर ने कहा और खुद भी उसने हाथ बढ़ाकर अपना गिलास उठा लिया। डॉक्टर साहब, हमें जार्ग एजेंसी के चीफ कर्नल जार्ग से खुफिया मुलाकात करनी है, क्या आप हमारे उससे मुलाकात का बंदोबस्त कर सकते हैं? इमरान ने मशरूब का घूंट लेते हुए डॉक्टर रोनाल्ड की तरफ देखते हुए कहा। खुफिया मुलाकात और कर्नल जार्ग से?
लेकिन वो तो लॉर्ड अलेक्जेंडर का मुखालिफ है। इमरान की बात सुनकर डॉक्टर रोनाल्ड ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, इसीलिए तो मैंने आपसे खुफिया मुलाकात करने की बात की है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप जरा वजाहत से बात करें, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। हम कर्नल जार्ग से इस अंदाज में मुलाकात करना चाहते हैं कि उन्हें हमारी असलियत का इल्म ना हो सके, इमरान ने कहा। मैं अब भी नहीं समझा, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। हम मकामी मेकअप में उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के और किसी को इस मुलाकात की खबर ना हो सके। और इस मुलाकात में मेरे साथ मेरी साथी खातून होगी और बस, इमरान ने जवाब दिया। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं कि कौन उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, डॉक्टर रोनाल्ड ने मुंह बनाते हुए कहा। आप उनसे कह दें कि हमारा ताल्लुक नेशनल न्यूज़पेपर से है और हम उनका इंटरव्यू अपने अखबार में छापना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि उन्हें अपनी तशहीर कराने का बेहद शौक है और वो आए दिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, इमरान ने कहा। ओह हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। ठीक है, मुलाकात हो जाएगी। आप कब मुलाकात चाहते हैं, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। अगर आज ही ये मुलाकात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, इमरान ने कहा। ठीक है, हो जाएगी। और कुछ, डॉक्टर ने कहा। नहीं, बस फिलहाल तो इतनी ही दरखास्त है। और हाँ, उसके साथ साथ हमें रिहाइश के लिए एक कोठी और 2 कारें भी चाहिए, इमरान ने कहा। उसका बंदोबस्त मैं लॉर्ड अलेक्जेंडर के कहने पर पहले ही कर चुका हूँ। इस कॉलोनी में मेरी एक और रिहाइशगाह है, वहां पर कारें भी मौजूद हैं और आपके ज़रूरत का सामान भी। और आपकी ज़रूरत का तकरीबन तमाम सामान भी मैंने वहां पहुंचा दिया है। मेरा मुलाजिम आपको वहां छोड़ आएगा, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। वहां सैटेलाइट फ़ोन तो होगा, इमरान ने पूछा। जी हाँ, सैटेलाइट फ़ोन भी मौजूद है, डॉक्टर रोनाल्ड ने जवाब दिया। ओके, अब आप अपना नंबर भी दे दें ताकि आपसे भी बात होती रहे, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रोनाल्ड ने उसे अपना फ़ोन नंबर बता दिया। थैंक यू। अब आप अपने मुलाजिम से कह दें कि वो हमें वहां छोड़ आए, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे, आज रात का खाना आप मेरे यहाँ खाएं, उसके बाद मुलाजिम आपको छोड़ आएगा, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। ओह नहीं, इमरान ने कहा। लेकिन क्यों, डॉक्टर रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि मैं ज्यादा देर आपकी रिहाइशगाह पर रुकना नहीं चाहता, वरना आप भी टारगेट में आ सकते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो डॉक्टर रोनाल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, आइए, डॉक्टर रोनाल्ड ने उठते हुए कहा और फिर वो उन्हें साथ लेकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वहां उसका वही मुलाजिम मौजूद था। उसने मुलाजिम को हदायत दी। आइए जनाब, मुलाजिम ने इमरान और उसके साथियों से कहा और इमरान डॉक्टर रोनाल्ड से मुसाफा करके मुलाजिम के पीछे बैरूनी गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथी उसकी पैरवी कर रहे थे। डॉक्टर रोनाल्ड और इमरान की बातों में उन्होंने कोई दखल ना दिया था, लेकिन उनके जहनों में वो सारी बातें मौजूद थीं जो इमरान और डॉक्टर रोनाल्ड के दरमियान हुई थीं। वो सोच रहे थे कि नई रिहाइशगाह में पहुंचकर वो इमरान से इस बारे में तफसील पूछ लेंगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।